Hello everyone, this is Shruti Garg and I welcome you all on my channel that is Shruti Garg Knowledge Hub. Today we are going to start the new chapter of history for class 10, that is the rise of nationalism in Europe. So let's begin with this chapter. So firstly we should understand the meaning of term nationalism. Rise of nationalism in Europe हमने French Revolution chapter पढ़ा है class 9th में. But what is nationalism? Nationalism क्या है? Nationalism means feeling of devotion towards nation. मीन्स कि पैट्रोटिज्म की फीलिंग, जब लोग अपनी आइडेंटिटी को अपने से ना कंपेयर करके अपने देश के साथ रिप्रेजेंट करें, दैट वी ऑल आर इंडियन, वी ऑल आर द पार्ट ऑफ आवर नेशन, दैट इज कॉल्ड एज नेशनलिज्म. अब ये राइज करने की क्या जरूरत पड़ी? बिकॉज एट दैट टाइम पीपल डिड नॉट हैव द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म विद दैम. They considered themselves as a part of their business or as a part of their religion or as a part of their language. वो सिर्फ अपने आप को अपनी लैंग्वेज के बेसिस पर चेक करते थे या अपने काम के बेसिस पर या अपने रिलीजन के बेसिस पर ही चेक किया करते थे. They did not consider themselves as a part of the nation. इसलिए it is very necessary to develop the feeling of nationalism. First reason. Second, as you all know that monarchy was established around the world and people want to end this monarchy, and to end this monarchy obviously what we have to do, we have to be together. और टुगेदर की फीलिंग कब आएगी? जब हम सब लोग एक होंगे. एक कब हम होंगे? जब हमारे बीच में नेशनलिज्म डेवलप होगा, कॉमन आइडेंटिटी डेवलप होगी, जब हम ये सब कहेंगे दैट वी ऑल आर दी पार्ट ऑफ आवर नेशन. जब तक वो कॉमन आइडेंटिटी डेवलप नहीं होगी हमारे बीच में, तब तक वी आर बीन अनएबल टू abolish monarchy system from the world. इसीलिए it is very necessary कि पहले लोगों में nationalism की feeling को develop किया जाए. So we understood the meaning of nationalism. Now this chapter begins with an image, और वो image है आपकी फ्रेडरिक सोरियो की ड्रीम की. फ्रेडरिक सोरियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे. इन्होंने 1848 में एक इमेज बनाई थी. वो बनाई थी जिसका नाम रखा था डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. और ये जो उन्होंने इमेज बनाई थी वो एक उथोपियन विजन था. उथोपियन विजन मतलब कि एक इमेजिनरी विजन था. उनकी अपनी सोच थी. ऐसा कुछ भी नहीं होता था उस वक्त कंट्री में या वर्ल्ड में, कहीं भी कुछ नहीं होता था. और वो सोच थी कि पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी आ गई है, सब लोगों ने मोनार्की सिस्टम का एंड कर दिया है, हर कंट्री अब नेशन स्टेट में काम करती है, मल्टीनेशनल डायनेस्टी का एंड हो गया है. तो एक ऐसी इमेज इन्होंने बनाकर तैयार करी जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी 1848 में तक. और उसके बाद कुछ सालों के बाद वो रियलिटी में आई, रियल हुआ वो सपना उनका. तो जो ड्रीम था फ्रेडरिक सोरियो का ड्रीम, उसमें उन्होंने क्या दिखाया था? फ्रेडरिक सोरियो के ड्रीम में उन्होंने दिखाया था कि मैन और वीमेन यूरोप और अमेरिका के बहुत लंबी लॉन्ग ट्रेन उन्होंने चला रखी है. और जो लॉन्ग ट्रेन है उसमें वो क्या करते जा रहे हैं? स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस करते जा रहे हैं. स्टैचू ऑफ लिबर्टी को अपना होमेज ऑफर कर रहे हैं, वो उसको क्रॉस करते जा रहे हैं. अच्छा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी मतलब क्या होता है? लिबर्टी मतलब होती है छूट. तो यानी कि आपको फ्रीडम मिल रही है, यानी कि मोनार्की का एंड हो रहा है और डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश होती जा रही है. अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी को ही क्यों होमेज प्रोवाइड कर रहे हैं? तो आपने क्लास 9 में पढ़ा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन टाइम पे कुछ चीजों को सिंबलाइज करा गया था और लिबर्टी को फीमेल फिगर से पर्सोनिफाई किया गया था. कि अगर हम बात करते हैं लिबर्टी की या हम बात करते हैं फ्रीडम की, तो उसमें एक पर्सन को इमेज दी गई थी, एक फीमेल फिगर को इमेज दी गई थी. तो यहाँ पर जो फ्रेडरिक सोरियो है उन्होंने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को एज अ फीमेल फिगर रिप्रेजेंट करा है. और स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में मशाल है जो कि एनलाइटमेंट को शो कर रही है, और दूसरे हाथ में उन्होंने एक चार्टरिक बुक पकड़ रखी है जिसमें राइट ऑफ मैन है. नाउ राइट ऑफ मैन हियर डज नॉट मीन्स द मेल मेंबर और द फीमेल मेंबर. नो, मैन मीन्स ह्यूमन बीइंग, कि किसी भी आम व्यक्ति के, किसी भी एक ह्यूमन बीइंग के क्या राइट होने चाहिए. ठीक है. तो इस तरीके से स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्या करते जा रहे हैं? क्रॉस करते जा रहे हैं, मोनार्की सिस्टम का एंड करते जा रहे हैं और डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करते जा रहे हैं. इस टाइप का उन्होंने सपना दिखाया है. उन्होंने ये दिखाया है कि पूरी एक चेंज चली आ रही है. उन्होंने ये भी आपको शो करा है कि किस तरीके से यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड आपके नेशन स्टेट में कन्वर्ट हो चुके हैं, क्योंकि वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस करते उन्होंने दिखाए हैं. यू कैन सी द इमेज हियर एंड इन दिस इमेज यू कैन सी कि ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को ये जो नेशंस हैं वो क्रॉस करते जा रहे हैं. और जो जो क्रॉस करता जा रहा है वो उसके वहां पर लिबर्टी आती जा रही है, डेमोक्रेसी आती जा रही है, मोनार्की का एंड होता जा रहा है. ठीक है. आप ये देखेंगे नीचे की तरफ ये बहुत सारा लग रहा है कूड़ा सा पड़ा है. एक्चुअली ये क्या है? ताजपोश या
मुकुट या मोनार्की सिस्टम के रिप्रेजेंट्स पड़े हैं, जो ये शो कर रहे हैं कि मोनार्की सिस्टम का एंड होता जा रहा है। और ये जो लंबी सी ट्रेन दिखाई दे रही है, ये यूरोप के बहुत सारे स्टेट्स हैं जो कि पहले अपने आप को अलग मानते थे और धीरे धीरे वो एक यूरोप का पार्ट बनते जा रहे हैं। ठीक, तो उसमें उन्होंने कहा कि फ्रांस का जो ट्राई कलर का फ्लैग है वो डिजाइन करा गया है, वो दिखा रहा है कि वो क्या होता जा रहा है, वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ मूव कर रहा है। उसके पीछे कौन आ रही है, जर्मनी आ रही है, जो ब्लैक, रेड और गोल्ड फ्लैग में दिखाई गई है। और इंटरेस्टिंगली उन्होंने वाली बात बताई है कि जो फ्रेडरिक सोरे का ड्रीम है उसमें जर्मनी अपने फ्लैग के साथ आ रही है, यानी कि जर्मनी को अपना एक स्टेट रहा होगा। लेकिन एक्चुअली में जब ये फ्रेडरिक सोरे का ड्रीम था, जर्मनी यूनाइटेड नेशन का ही पार्ट नहीं था। इंटरेस्टिंगली वो बाद में पार्ट बना भी और उसका सपना सच भी हुआ। ठीक है, और लिबरल होप्स दिखाई गई है 1848 में। पीछे दिखाया गया है कि जो जर्मन स्पीकर्स हैं उनको अपनी लिबर्टी मिली है, उनको अपनी आज़ादी मिली है। जर्मन पीपल के पीछे ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिलीसिया, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगेरी, रशिया, ये सब लाइन लगा के पीछे चल रहे हैं, यानी कि सब लोग मोनार्की का एंड करते जा रहे हैं और डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करते जा रहे हैं। देन उसके बाद उन्होंने क्या बताया है कि अगर आप देखेंगे इस इमेज में तो आपको ऊपर की तरफ दिखाई देंगे कि सेंट हैं, एंजल्स हैं, ये सब। तो ये एक तरीके से देखने आ रहे हैं कि जो हमने दुनिया बसाई थी ये सोचकर कि पूरी दुनिया के लोग एक साथ रहेंगे तो वो सपना सच हो रहा है। तो ये लोग देखने आ रहे हैं उस चीज को कि एक्चुअल में एग्जिस्ट, जो सपना, जो चीज लेकर कुदरत ने ये पूरी दुनिया बसाई थी वो सच में सही हो रही है। एक्चुअली दे आर नाउ बी सक्सेसफुल इन एस्टैब्लिशिंग अ वर्ल्ड विद ह्यूमैनिटी। क्लियर? अब उसमें उन्होंने क्या बताया है कि जो चैप्टर है, इस चैप्टर के हम क्या डील करेंगे कि 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म स्प्रेड हुआ। नेशनलिज्म स्प्रेड होने से लोगों की पॉलिटिकल और मेंटल दोनों सोच में चेंज आया, और इस तरीके से चेंज आया, लोगों ने इतना चेंज करा कि मोनार्की, जो मल्टीनेशनल डायनेस्टीज हैं वो आपकी नेशन स्टेट में कन्वर्ट हो गई। मल्टीनेशनल डायनेस्टी, एज आई सेड प्रीवियसली, कि मल्टीनेशनल डायनेस्टी मीन्स एज आई सेड कि लोग वक्त अपने आप को पैच वर्क में रहा करते थे। जो राजा थे वो छोटे छोटे एरिया को कब्जा करके रहा करते थे और वहां पर अपना रूल करा करते थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, मल्टीनेशनल डायनेस्टी को नेशन स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि सब लोग अब एक होकर रिप्रेजेंट करेंगे, अपने नेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो पहले मॉडर्न स्टेट हुआ करते थे वो तो ये मानते थे कि जो पावर थी वो किसी एक के हाथ में होनी चाहिए, सॉवरेन कंट्रोल होना चाहिए टेरिटरी के ऊपर लॉन्ग टाइम तक। लेकिन नेशन स्टेट बाद में आया कि नहीं, लोगों के अकॉर्डिंग रूल होना है, लोगों पर रूल नहीं होना है। So they think that कि the people should choose their own, that who is going to rule over them for how much time, किस तरीके से रूल होगा, उनके बीच में कोई कॉमन आइडेंटिटी डेवलप होनी चाहिए। तो ये जो लोगों की सोच थी कि नेशन स्टेट डेवलप होना चाहिए, एक ऐसा नेशन जहां पर वो डिसीजन लेंगे, जहां पर उन पर कौन रूल करेगा, कैसे काम होगा, ये वो सोचेंगे। सो दैट्स व्हाई दे आर सेइंग कि ये कॉमन आइडेंटिटी डेवलप करने के लिए हमारे रिवॉल्यूशनरीज ने बहुत सारे स्टेप उठाए, बहुत सारे काम करे, तब जाके लोगों के बीच में कॉमन आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। तो वो क्या काम थे वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। किस तरीके से लोगों में कॉमन आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। नाउ हियर वी आर सेइंग कि सबसे पहले जो नेशनलिज्म स्प्रेड आउट हुआ वो हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया था 1789 में, आपको याद हो, लुई 16, बर्बन डायनेस्टी। ठीक है, आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्लास 9 में पढ़ा है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। वो चाहते थे कि जो लुई 16 है उसके रूल का एंड हो जाना चाहिए। पहले कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बनी, फिर पूरी रिपब्लिक वो बनी थी। तो सबसे पहले नेशनलिज्म फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1789 में। यहाँ पर मोनार्की रूल एंड हुआ था, फ्रेंच सिटीजन का राइट आ गया था कि नाउ फ्रेंच सिटीजन आर गोइंग टू टेक देयर ओन डिसीजन कि किस तरीके से वो अपनी कंट्री में काम कराना चाहते हैं। पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज आए थे। अब पीपल कॉन्स्टिट्यूट करेंगे नेशन को, कॉन्स्टिट्यूशन पीपल डिजाइन करेंगे, ना कि राजा डिजाइन करेगा। वो खुद अपनी डेस्टिनी को चेक करेंगे कि किस तरीके से किसी हमारी कंट्री की जो डेस्टिनी है वो डेवलप होगी, हम किस तरीके की किस्मत चाहते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, इतना काम करने के लिए फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज को पता था कि सबसे पहले मुझे लोगों को एक करना पड़ेगा, दैट आई मस्ट मेक ऑल द सिटीजन वन, एंड फॉर मेक देम टुगेदर इट इज वेरी नेसेसरी कि वो दिल से कनेक्ट हो। और दिल से कब कनेक्ट होते हैं, जब हम आपस में एक दूसरे के बीच में कोई कॉमन आइडेंटिटी ढूंढ लेते हैं, दैट आई एम कनेक्टेड विद माई मदर, विद माई ब्रदर, विद माई फादर, सिस्टर, रिलेटिव्स। दूसरे के फैमिली से मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं हूँ, क्यों नहीं हूँ, उनके संग मेरे बीच में कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं है। तो जब तक कॉमन आइडेंटिटी नहीं होती तब तक हम एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं बहुत ज्यादा।
इसीलिए कॉमन आइडेंटिटी का डेवलप होना जरूरी था। तो नेशनलिज्म डेवलप करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए गए? सबसे पहले रिवॉल्यूशनरी ने कहा कि ले पार्ट्रे होती फादरलैंड एंड ली सिचियन यानी कि सिटीजन, ये फ्रेंच वर्ड है। ले पार्ट्रे और ली सिचियन का कॉन्सेप्ट डेवलप करा गया, दैट दे आर सेइंग दैट दिस होल लैंड इज योर फादरलैंड and we all are the citizen of this country, so we all are just like the brother and sister। तो ये कॉन्सेप्ट डेवलप करा गया। फ्रांस में जो पहले रॉयल फ्लैग हुआ करता था, राजा महाराजा अपना झंडा करवाते थे, उसकी जब एंड हो गया तो उसका झंडे की जगह एक ट्राई कलर फ्लैग डिजाइन करा गया। वी ऑल नो कि हमने फ्रेंच वॉइस टाइम पे स्टेट जनरल के बारे में पढ़ा था, जिसको एक्टिव सिटीजन क्या करते थे, वोटिंग के थ्रू लाया करते थे कि 743 मेंबर्स की स्टेट जनरल बनाई गई थी, जिनके पास ये राइट था कि वो किंग के और उसके बाकी के मिनिस्टर्स को कंट्रोल करेंगे, जुडिशरी को अपॉइंट करेंगे, उसकी पावर को कंट्रोल करेंगे। और बाद में स्टेट जनरल का नाम क्या कर दिया गया था, नेशनल असेंबली कर दिया गया था। ये हमने क्लास 9 में पढ़ा था। तो ये इसलिए लाया गया था कि ताकि एक्टिव सिटीजन आए, यानी कि उन्होंने वोट दिया, वोटिंग से अपने लिए खुद चुना कि कौन उनके ऊपर क्या काम करेगा। नए हाइम्स यानी कि पोएम्स कंपोज करी गई, ओथ्स लिए गए, शहीदों को याद किया गया। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मतलब कि एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जो बिल्कुल यूनिफॉर्म हो, सबके लिए एक साथ हो। कोई भी आपको ट्रेडिंग करनी है, बिजनेस करना है, तो उसके लिए वेट एंड मेजर्स सेम रहेंगे, यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर्स अप्लाई करे गए। कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक पहले क्या होता था कि दैट यूनिवर्सली वी थिंक दैट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। सबके अपने अपने वेटिंग के अलग अलग तरीके थे। अगर कपड़े को नापना है तो उसके लिए अलग अलग सबका मेजर हुआ करता था, किसी चीज को तोलना है तो उसके लिए अलग अलग मेजर हुआ करता था। अगर कोई भी चीज एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाती थी तो उस केस में क्या होता था कि दैट व्हेन द प्रोडक्ट इज मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू द अनदर स्टेट, तो दे हैव टू पे द टैक्स। अब वो जो टैक्स उन्हें पे करना पड़ता था उसके लिए पता होना चाहिए कि कितना वेट है, कितना मेजर है प्रोडक्ट का। अब जब सबके वेट और मेजर अलग अलग हैं तो हर बार सामान खुलता था, मेजर किया जाता था, टैक्स दिया जाता था, रीपैक किया जाता था, फिर आगे मूव ऑन करता था। तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ करता था, प्लस लोग इतने झंझट से बचा करते थे। दे थिंक दैट कि इतने झंझट से अच्छा इट इज इजी टू ड्रिल इन देयर ओन लोकल लेवल, कि हम अपने लोकल लेवल में सिर्फ काम कर लेते हैं, हमें किसी और स्टेट में जाकर प्रोडक्ट नहीं सेल करना। तो उन्होंने कहा सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा, यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर अप्लाई किए जाएंगे। इंटरनल कस्टम ड्यूटी और ड्यूज को एबॉलिश कर दिया गया। इट मीन्स कि इंटरनल कस्टम ड्यूटी क्या होती है? पहले कस्टम ड्यूटी क्या होती है? कस्टम ड्यूटी इज बीन अप्लाई, इट इज अ टैक्स एंड इट इज अप्लाइड ओवर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। लेकिन उस वक्त जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सामान जाता था तब भी कस्टम ड्यूटी लगा करती थी। इट्स अ टाइप ऑफ अ टैक्स। तो कस्टम ड्यूटी को, ड्यूज को खत्म कर दिया गया। और उन्होंने कहा कि और क्या कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि फ्रेंच है, यानी कि लोग बाग सबसे ज्यादा अगर एक दूसरे जुड़ते हैं तो लैंग्वेज से जुड़ते हैं। लाइक हम वी ऑल आर इंडियन, हम लोगों को हिंदी पसंद है, हम लोग हिंदी में या अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात करना पसंद करते हैं। तो जो लोग हिंदी बोलते हैं उनके संग हम बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। वहीं अगर मैं जाऊँ अमेरिका में, फ्रांस में, वो फ्रेंच बोलेंगे या फिर वो इंग्लिश बोलेंगे। अगर किसी को आती हो बहुत अच्छे से तब भी मैं सोचती हूँ यार कोई इंडियन मिल जाए तो मैं उसके संग हिंदी में बात कर लूंगी, तो मुझे बड़ा अच्छा सा लगेगा। यानी कि आई फील कनेक्टेड विद द पीपल हु स्पोक इन द सेम लैंग्वेज इन विच आई एम स्पीकिंग। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो लैंग्वेज है, जो कम्युनिकेशन करने का एक हमारा सबसे बड़ा जरिया है, उसको भी एक होना चाहिए। तो उन्होंने पूरे पेरिस में फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा कि फ्रेंच ही बोली जाएगी, फ्रेंच ही लिखी जाएगी, इसके अलावा आप कोई और लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब आप रीजनल डायलेक्ट में बात करेंगे तो आपके बीच में कॉमन आइडेंटिटी डेवलप नहीं। क्लियर? तो ये वो स्टेप्स है जो नेशनलिज्म डेवलप करने के लिए फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने ली। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ फ्रांस के अंदर ही डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना नहीं है या मोनार्की का एंड करना नहीं है। वी वांट दैट ईच एंड एवरी कंट्री ऑफ द यूरोप मस्ट एंड मोनार्की एंड मस्ट एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। क्लियर? कि वो चाहते थे कि पूरे के पूरे कंट्री यूरोप में डेमोक्रेसी का खत्म हो जानी चाहिए और जो मोनार्की का एंड होना चाहिए और डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो जानी चाहिए। ठीक, दे वांट द एंड ऑफ डेस्पोटिज्म। तो इसके लिए जैसे न्यूज़ पूरे फ्रांस से पूरे यूरोप में स्प्रेड आउट होती है कि फ्रांस में इस तरीके से स्टेप लिए जा रहे हैं कि डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो रही है, मोनार्की का एंड हो रहा है। एंड व्हेन दिस न्यूज़ स्प्रेड ऑल अराउंड द यूरोप, देन द पीपल, चिल्ड्रंस और बहुत सारे मेंबर्स एजुकेटेड मिडिल क्लास के जैकोबिन क्लब बनाने लगते हैं। ठीक है, जैकोबिन क्लब बनाने लगते हैं और वो इसके आइडियाज को प्रमोट करने लगते हैं।
बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कैंपेनिंग करने लगते हैं। जो फ्रेंच की आर्मीज़ हैं वो हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, इटली ये सब जगह जाती हैं ताकि लोगों को डेमोक्रेसी का मतलब समझा सके, वहाँ पर उन्हें बता सके कि नेशनलिज्म क्या है, किस तरीके से आप सब लोग एक होकर अपनी कंट्री में मोनार्की का एंड कर सकते हैं और अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। क्लियर? सो दीज आर द स्टेप which had been taken कि किस तरीके से हम अपनी कंट्री में नेशनलिज्म को डेवलप कर सकते हैं। तो फ्रेंच आर्मी अब्रॉड जाती हैं, अलग अलग जगह घूमती हैं, लोगों को समझाती हैं कि दैट यू मस्ट बी नेशनलाइज्ड, you must have the common identity, you must be united, and only then you will be able to end a monarchy and establish democracy. So for today it's enough, and I hope you all like the videos. So have a nice day.